नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लाइक्ट पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 का क्वेश्चन आंसर सेट करेंगे, जो आने वाली परीक्षा एमपी एडीपीओ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यह अधिनियम यानी विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम निम्नलिखित पर लागू होंगे। 4 विकल्प है। पहला है भारत के बाहर भारत के नागरिक पर, दूसरा है सरकार की सेवा में व्यक्ति चाहे वे कहीं भी हों, तीसरा विकल्प है भारत में रजिस्ट्रीकृत पोतों और वायुयानों पर के व्यक्ति चाहे वे कहीं भी हों, और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी पर। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, यह अधिनियम लागू नहीं होगा। लागू नहीं होगा। पहला विकल्प है भारत में किए गए प्रत्येक अपराध के लिए, दूसरा विकल्प है भारत के बाहर किए गए प्रत्येक अपराध के लिए, तीसरा विकल्प है भारत से बाहर किए गए किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा कारित अपराध के लिए, और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उपरोक्त सभी ही लागू नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, अधिनियम के अधीन आर्थिक सुरक्षा में अंतर्निहित है। पहला विकल्प है खाद्य सुरक्षा, दूसरा है ऊर्जा सुरक्षा, तीसरा है जीविका सुरक्षा, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, आर्थिक सुरक्षा में शामिल है। पहला विकल्प है पर्यावरणीय सुरक्षा, दूसरा है वित्तीय सुरक्षा, तीसरा है धनीय सुरक्षा, और चौथा विकल्प है बी एवं सी, और पांचवा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, यानी सभी आर्थिक सुरक्षा में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। पहला विकल्प है कोई फार्म, दूसरा है कोई कंपनी, तीसरा है कोई व्यक्ति, चौथा है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। पहला विकल्प है कोई निगमित निकाय, कोई अनिगमित निकाय, तीसरा विकल्प है कंपनी के नियंत्रणाधीन कोई अधिकरण, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। अगला प्रश्न है, आतंकवाद के आगम से निम्नलिखित में से क्या आते हैं। पहला विकल्प है आतंकवादी कार्य से प्राप्त संपत्तियां, दूसरा है ऐसी कोई संपत्ति जिसका उपयोग आतंकवादी कार्य के लिए उपयोग किया जाना आशयित है, और तीसरा विकल्प है ऐसी कोई संपत्ति जिसका उपयोग किसी आतंकवादी संगठन या आतंकवादी के लिए उपयोग किया जा रहा हो, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। अगला प्रश्न है, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप किया जा सकता है। पहला विकल्प है संकेतों द्वारा, दूसरा है दृश्य रूपण द्वारा, तीसरा है बोले गए शब्दों द्वारा, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही विधि विरुद्ध क्रियाकलाप है। पहला विकल्प है ऐसे बोले गए शब्द जो भारत के विरुद्ध द्रोह करती है या द्रोह करने के लिए आशयित है, दूसरा है ऐसे बोले गए शब्द जिससे भारत की प्रभुत्ता और क्षेत्रीय अखंडता को विच्छिन्न करती है या विच्छिन्न करने के लिए आशयित है, तीसरा विकल्प है ऐसा कोई कार्यकलाप जो भारत के राज्य क्षेत्र से किसी भाग को अलग होने के लिए व्यक्ति के समूह को उद्दीप्त करती हो, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी संगम को विधि विरुद्ध घोषित कौन करता है। इसमें दो विकल्प है, पहला है केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार द्वारा किसी संगम को विधि विरुद्ध घोषित करने की घोषणा कब से प्रभावी होती है।
पहला विकल्प है घोषणा की तिथि से, दूसरा है पुष्टि की तिथि से, तीसरा विकल्प है पुष्टि और राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है किसी संगम को विधि विरुद्ध होने की घोषणा केंद्रीय सरकार अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत करती है। पहला विकल्प है धारा 3, दूसरा है धारा 4, तीसरा विकल्प है धारा 7 और चौथा विकल्प है धारा 11। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, धारा 3 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है विधि विरुद्ध घोषणा की पुष्टि और प्रकाशन अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत किया जाता है। पहला विकल्प है धारा 2, दूसरा है धारा 4, तीसरा है धारा 9 और चौथा विकल्प है धारा 13। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, धारा 4। अगला प्रश्न है अधिनियम की धारा 3 में की गई घोषणा की पुष्टि या रद्द करने की शक्ति किसे प्राप्त है। पहला विकल्प है केंद्रीय सरकार को, दूसरा है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिकरण को, तीसरा विकल्प है न्यायालय को और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी को। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, विधि विरुद्ध निवारण अधिकरण को। अगला प्रश्न है केंद्रीय सरकार धारा 3 के अधीन निकाली गई अधिसूचना के प्रकाशित किए जाने के दिन के भीतर व अधिसूचना को यह न्यायालय निर्णित करने के प्रयोजनार्थ निर्देशित करेगी कि संगम को विधि विरुद्ध घोषित करने का पर्याप्त हेतुक है या नहीं। पहला विकल्प है 15, दूसरा है 30, तीसरा है 60, चौथा विकल्प है 90। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, 30 दिन। अगला प्रश्न है अधिकरण संगम को नोटिस जारी करता है, नोटिस की अवधि होती है। पहला विकल्प है 30 दिन, दूसरा है 15 दिन, तीसरा है 60 दिन, चौथा है 90 दिन। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, 30 दिन। अगला प्रश्न है अधिनियम की धारा 4 के अधीन अधिकरण घोषणा की पुष्टि करेगा। पहला विकल्प है यथासंभव शीघ्र, दूसरा है अधिसूचना निकाले जाने की तिथि से 6 माह के भीतर, तीसरा विकल्प है ए एवं बी और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। अगला प्रश्न है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिकरण का गठन कौन करता है। पहला विकल्प है केंद्रीय सरकार, दूसरा है राज्य सरकार, तीसरा है केंद्रीय सरकार की सिफारिश पर उच्च न्यायालय और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, केंद्रीय सरकार। अगला प्रश्न है अधिनियम के किस धारा में अधिकरण के गठन का प्रावधान है। पहला विकल्प है धारा 5, दूसरा है धारा 6, तीसरा है धारा 7 और चौथा विकल्प है धारा 8। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, धारा 5 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है अधिकरण में कितने सदस्य होते हैं। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 5। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। अगला प्रश्न है अधिकरण में उसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी जो पहला विकल्प है उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो या रह चुका हो, दूसरा है उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो, तीसरा विकल्प है जिला न्यायाधीश के पद पर हो या रह चुका हो, चौथा विकल्प है उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो। अगला प्रश्न है अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत निकाली गई अधिसूचना प्रभावी होने की तारीख से कितनी अवधि तक प्रवृत्त रहेगी। पहला विकल्प है 2 वर्ष, तीसरा है 3 वर्ष,
तीसरा है 5 वर्ष और चौथा विकल्प है 7 वर्ष। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी 5 वर्ष। अगला प्रश्न है अधिसूचना को कौन रद्द करता है? पहला विकल्प है केंद्रीय सरकार, दूसरा है अधिकरण, तीसरा है ए एवं बी, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी ए बी। केंद्रीय सरकार धारा 6 के अंतर्गत रद्द करती है और अधिकरण धारा 4 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है केंद्रीय सरकार किस धारा के अंतर्गत अधिसूचना रद्द कर सकती है? पहला विकल्प है धारा 4, दूसरा है धारा 5, तीसरा है धारा 6 और चौथा विकल्प है धारा 9। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी धारा 6 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है सही सुलेमित युग्म नहीं है। पहला है किसी संगम के विधि विरुद्ध होने की घोषणा, धारा 3, और दूसरा है घोषणा की पुष्टि, धारा 4, तीसरा है अधिकरण का गठन, धारा 5, और चौथा है अधिसूचना का रद्दकरण, धारा 7। इसका जो सही सुलेमित युग्म नहीं है वह है विकल्प डी। इसका जो अधिकरण का रद्दकरण का जो सेक्शन है वो है धारा 6। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है। पहला है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1 सदस्यीय होता है। दूसरा है अधिकरण में 3 सदस्य होते हैं। तीसरा विकल्प है अधिकरण केंद्र सरकार और संगम के बीच विवाद का अवधारण करती है। और चौथा विकल्प है पुष्टिकृत अधिसूचना 6 माह तक प्रवृत्त रह सकती है। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिकरण 1 सदस्यीय होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन है। पहला है अधिकरण के सदस्य की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। दूसरा है संगम की वैधता का निर्धारण अधिकरण द्वारा किया जाता है। तीसरा है अधिकरण यह विनिश्चय करता है कि संगम को विधि विरुद्ध घोषित करने का पर्याप्त हेतुक है या नहीं। और चौथा है अधिकरण को घोषणा की पुष्टि या रद्द करने की शक्ति प्राप्त है। इसका जो सही उत्तर है यानी जो असत्य कथन है वह है विकल्प बी, संगम की वैधता का निर्धारण अधिकरण द्वारा किया जाता है, गलत। अगला प्रश्न है विधि विरुद्ध संगम की संपत्ति के उपयोग पर प्रतिबंध का आदेश केंद्रीय सरकार दे सकती है। पहला विकल्प है धारा 7 के अधीन, दूसरा है धारा 8 के अधीन, तीसरा है धारा 17 के अधीन और चौथा विकल्प है धारा 27 के अधीन। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, धारा 7 के अधीन। अगला प्रश्न है प्रतिषेधात्मक आदेश से व्यथित व्यक्ति या संगम आदेश के विरुद्ध आवेदन किसके समक्ष देगा? पहला विकल्प है जिला मजिस्ट्रेट, दूसरा है जिला न्यायाधीश, तीसरा है उच्च न्यायालय और चौथा है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, जिला न्यायाधीश। अगला प्रश्न है अधिनियम की धारा 7(1) के अधीन केंद्रीय सरकार के प्रतिषेधात्मक आदेश से व्यथित व्यक्ति जिला न्यायाधीश के समक्ष आवेदन आदेश की तारीख से ... दिन के भीतर आवेदन देगा। पहला विकल्प है धारा 15 दिन, दूसरा है 20 दिन, तीसरा है 30 दिन, चौथा विकल्प है 60 दिन। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, 15 दिन के भीतर। अगला प्रश्न है धारा 7(1) के आदेश से व्यथित व्यक्ति को उपचार प्राप्त है या वह चुनौती दे सकता है। पहला विकल्प है धारा 7(2) के अंतर्गत, दूसरा है धारा 7(3) के अंतर्गत, तीसरा है धारा 7(4) के अंतर्गत, चौथा है धारा 7(5) के अंतर्गत। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, धारा 7(4) के अंतर्गत।
अगला प्रश्न है सही सुलेमित युग्म नहीं है। पहला है विधि विरुद्ध संगम की घोषणा केंद्रीय सरकार, दूसरा है विधि विरुद्ध संगम की घोषणा की पुष्टि अधिकरण, तीसरा है विधि विरुद्ध संगम की निधियों से उपयोग पर प्रतिबंध केंद्रीय सरकार, तीसरा है प्रतिषेधात्मक आदेश से पीड़ित व्यक्ति द्वारा चुनौती जिला मजिस्ट्रेट। इसका जो सही सुलेमित युग्म नहीं है वह है विकल्प डी, जिला मजिस्ट्रेट नहीं, जिला न्यायाधीश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है। पहला है अनुसूचित स्थान में व्यक्ति प्रवेश तभी कर सकता है जब जिला मजिस्ट्रेट अनुज्ञा दे। दूसरा है अनुसूचित स्थान में प्रवेश के लिए व्यक्ति के निकट संबंधी को जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना आवश्यक है। दूसरा है अनुसूचित स्थान में पाई गई समस्त जंगम संपत्तियों की सूची दो सम्मानित साक्षियों की उपस्थिति में तैयार की जाएगी। चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है किसी विधि विरुद्ध संगम के सदस्य होने या संगम की सक्रियाओं में सहायता करने वाला व्यक्ति दंडित किया जा सकेगा। पहला विकल्प है कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से। दूसरा है कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी जुर्माने से। तीसरा विकल्प है कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से। और चौथा विकल्प है कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से। अगला प्रश्न है विधि विरुद्ध संगम के सदस्य के कब्जे से बिना अनुज्ञप्ति या आज्ञायुद्ध पाए जाने पर वह दंडित किया जा सकेगा। पहला विकल्प है न्यूनतम 3 वर्ष के कारावास से, दूसरा है न्यूनतम 5 वर्ष के कारावास से, तीसरा है 2 वर्ष के कारावास से, चौथा विकल्प है 1 वर्ष के कारावास से। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, 5 वर्ष के कारावास से। अगला प्रश्न है विधि विरुद्ध संगम की निधियों के उपयोग के संबंध में प्रतिषेधात्मक आदेश के उल्लंघन करने वाला दंडित किया जा सकेगा। पहला विकल्प है कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, दूसरा है जुर्माने से, तीसरा है ए या बी से, चौथा विकल्प है कारावास और जुर्माने से। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। अगला प्रश्न है अनुसूचित स्थान के संबंध में धारा 8 की उपधारा 3 के अधीन किसी प्रतिषेधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति दंडित किया जा सकेगा। पहला विकल्प है कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी, दूसरा है कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक, तीसरा है कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक और चौथा विकल्प है कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी। अगला प्रश्न है अधिसूचित स्थान में जिला मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा के बिना प्रवेश करने वाला व्यक्ति दंडित किया जा सकेगा। पहला विकल्प है 3 माह के कारावास और जुर्माने से, दूसरा है 6 मास तक के कारावास और जुर्माने से, तीसरा विकल्प है 1 वर्ष के कारावास और जुर्माने से, चौथा विकल्प है 3 वर्ष के कारावास और जुर्माने से। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, 1 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से। अगला प्रश्न है अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई भी अपराध होगा। पहला विकल्प है संज्ञेय, दूसरा है संज्ञेय और कुछ असंज्ञेय, तीसरा है असंज्ञेय, चौथा विकल्प है असंज्ञेय और अजमानतीय। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, संज्ञेय। अगला प्रश्न है अधिनियम का कौन सा अध्याय
अपराध और शस्तियों से संबंधित है। पहला विकल्प है अध्याय 3, दूसरा है अध्याय 4, तीसरा है अध्याय 5 और चौथा विकल्प है अध्याय 6। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए अध्याय 6। अगला प्रश्न है अधिनियम के किस अध्याय में आतंकवादी क्रियाकलापों के लिए दंड का प्रावधान है। पहला विकल्प है अध्याय 4, दूसरा है अध्याय 6, तीसरा है अध्याय 7 और चौथा विकल्प है अध्याय 9। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए अध्याय 4 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है आतंकवादी कार्य को अधिनियम के किस धारा में परिभाषित किया गया है। पहला विकल्प है धारा 2, दूसरा है धारा 3, तीसरा विकल्प है धारा 15 और चौथा विकल्प है धारा 17। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी धारा 15 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कार्य आतंकवादी कार्य है। पहला विकल्प है कूटकृत उच्च क्वालिटी के करेंसी पेपर के निर्माण या परिचालन या तस्करी द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना। दूसरा है विस्फोटक का उपयोग करके व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। तीसरा है लोक कृत्यकारियों को आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना। चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कोई कार्य आतंकवादी कार्य तभी माना जाएगा जब वह किया जाता है। पहला विकल्प है भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा आदि को संकट में डालने के आशय से। दूसरा है जनता में आतंक फैलाने के आशय से। तीसरा विकल्प है ए एवं बी और चौथा विकल्प है आशय होना आवश्यक नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी ए एवं बी। अगला प्रश्न है आतंकवादी कार्य के लिए पहला विकल्प है आशय होना आवश्यक है, दूसरा है आशय होना आवश्यक नहीं है, तीसरा विकल्प है परिस्थितियों पर निर्भर होना पड़ता है, चौथा विकल्प है कठोर दायित्व लागू हो सकता है। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए आशय होना आवश्यक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दें। नमस्कार।